हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने और फेवरेट यूट्यूब चैनल दैट इज मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी। मैं हूं अरुण और हम लोग बात कर रहे हैं कक्षा 11वीं के गणित विषय के लिए। लेकिन मैग्नेट ब्रेन्स और मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर जो भी आपको पढ़ाया जाता है, चाहे आप किसी भी कक्षा में हो, छठी से लेकर 12वीं, या फिर आप कोई भी विषय पढ़ रहे हो, आपको यहाँ पर समस्त विषय पूरी तरह से मुफ्त पढ़ाए जाते हैं। इसके लिए किसी भी व्यक्ति से कोई भी फीस नहीं ली जाती। साथ ही साथ आपकी एनसीईआरटी किताब का एक एक प्रश्न भी हल कराया जाता है। इसका मतलब है कि आपको संपूर्ण शिक्षा पूरी तरह से मुफ्त प्रदान की जा रही है। टोटल फ्री एजुकेशन है और इसके लिए आपको कहीं पर भी कोई भी प्लान खरीदने की आवश्यकता नहीं है। चलिए, तो आज हम लोग बात करेंगे कक्षा 11वीं की सांख्यिकी नाम के अध्याय की, जो कि 15वां अध्याय है और काफी कैलकुलेटिव अध्याय है। इसमें हम बात करने वाले हैं प्रश्नावली विविध की, मतलब विविध प्रश्नावली के बारे में हम बात करेंगे। विविध उदाहरण के बारे में बात करेंगे, प्रश्नावली इसके बाद होगी। विविध उदाहरण में छोटे छोटे 4-5 सवाल है और उन सवालों के अंदर कुछ अजीब से सवाल है। मतलब यहां पर आपने जैसा पहले देखा, आपने टेबलें बनाई, कैलकुलेशंस किया, यहां बिना टेबल का कैलकुलेशन है और खतरनाक है। चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न के साथ। 20 प्रक्षणों का प्रसरण 5 है। यदि प्रत्येक प्रक्षण को 2 गुना किया गया हो तो प्राप्त प्रक्षणों का प्रसरण ज्ञात कीजिए। ये उदाहरण नंबर 16 है, मतलब सीक्वेंस में आपकी किताब के हिसाब से। देखिए, मतलब आपको दिया है कि जैसे मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे लेकर 20 तक संख्याएं लिखी है और उनका जो प्रसरण है वो 5 है। अगर मैं हर संख्या को डबल कर दूं, 1 को कर दूं 2, 2 को कर दूं 4, 4 को कर दूं 6, 6 को कर दूं 2 को कर दूं 4, 4 को कर दूं 8, 8 को कर दूं 12, मतलब 8 को कर दूं 16। इस तरह से अगर हम संख्याओं को डबल करते जाएंगे तो किस तरह से आपका प्रसरण बदलेगा। प्रसरण बदलेगा कि नहीं बदलेगा, ये भी एक मतलब प्रश्न है। तो चलिए मान लेते हैं कि 20 संख्याएं x1 x2 x3 ऐसे लेकर x20 तक है ना। मैं क्या कह सकता हूं, मैंने कहा कि माना 20 संख्याएं जो है वो कुछ ऐसी है। माना 20 प्रक्षेण बोल देते ना, प्रक्षेण क्या है सर, x1 x2 x3, x1 x2 x3 ऐसे लेकर x20 है ना। अच्छा, आपको जब प्रसरण निकाला जाता है तो क्या कैसे निकाला जाता है प्रसरण? तो सर हम प्रसरण, चूंकि हम जानते हैं प्रसरण दिया है 5 और प्रसरण का सूत्र कितना होता है? प्रसरण का सूत्र ऐसे कंडीशन में जब हमें यह पता है कि जो प्रक्षेण है वो पूरी तरह से सतत नहीं है। मतलब यहां ये बोला है कि 20 प्रक्षेण है, अब ये सतत अंतराल में है या असतत में, ये बात छोड़ ही दो। तो अपन इसको ऐसे लेंगे, यहां पर 1/n सिग्मा xi माइनस x बार का वर्ग। और n का मतलब यहां क्या है? n का मतलब है कुल प्रक्षेण। n का मतलब क्या है? कुल प्रक्षेण। कितने हैं? 20। यही है, दैट इज इक्वल टू 20। अच्छा, ये प्रसरण का मान 5 दिया है, बिल्कुल दिया है। तो आपके सामने एक समीकरण बनेगा 5 बराबर 1/20 और यहां पर सिग्मा, हर xi में से आप x बार को घटा दोगे। ऐसे ही करोगे, 5 को यहां गुणा किया तो कितना आया? 100। तो पहली चीज आपको यहां पर एक छोटा समीकरण मिला कि अगर आप हर xi में से x बार को घटा दोगे और वर्ग कर दोगे तो आपको मिलेगा 100। दैट इज इक्वेशन नंबर 1। ऐसा कुछ क्लियर है क्या? चलिए, तो ये इसकी आवश्यकता पड़ेगी ना आगे। अच्छा, उसके बाद आपको दिया है कि कुल प्रक्षेण जो है उनमें उनको आपने डबल डबल कर दिया। मतलब जितने भी प्रक्षेण आपके सामने आए आपने उनको डबल डबल कर दिया। अगर डबल डबल कर दिया है तो देखना, चूंकि प्रत्येक प्रक्षेण को 2 गुना किया गया है, आपने जितने भी डेटा थे उसको क्या कर दिया है? डबल कर दिया है। अच्छा, अगर हर डेटा को डबल कर दिया जाए तो एक बात बताइए, जो प्रक्षेण होंगे वो कैसे हो जाएंगे? मतलब कहने का
कि जो x1 x2 x3 है वो कैसे हो जाएंगे। अच्छा यहां पर एक चीज और लिख लेना कि x बार जो है वो माध्य है। सूत्र के हिसाब से x बार क्या होता है, माध्य होता है। तो अपन ने इसको लिख लिया कि x बार क्या है, प्रक्षेण का माध्य है। ओके हाँ फाइन ओके। अच्छा प्रक्षेण कैसे हो जाएंगे, तो जो x1 है वो 2x1 बन जाएगा, हाँ जो x2 है वो 2x2 बन जाएगा, जो x3 है वो भी 2x3 बन जाएगा। इस तरह से जो x20 है वो 2x20 बन जाएगा क्या। अब हमें इनका प्रसरण निकालना है ना, ठीक है। तो सबसे पहले प्रसरण निकालने के लिए हमें निकालना पड़ेगा माध्य। क्या निकालना पड़ेगा, माध्य। और यहां माध्य क्या था, x बार था। x बार का मतलब क्या होता है, माध्य का मतलब क्या होता है, माध्य का मतलब होता है कि जितने भी प्रक्षेण हैं उन सभी का जोड़ करके आप n से भाग दे दो, मतलब 20 से भाग दे दो। ये दूसरा सूत्र है ना, इसकी भी आवश्यकता पड़ने वाली है। खैर इतना क्लियर है क्या। अच्छा माध्य कैसे निकालते हैं, तो सर माध्य इस केस में अपन इसको x बार 2 कह देते हैं, क्योंकि पुराना वाला माध्य x बार है, यहां पर प्रक्षेण को डबल किया है तो x बार भी चेंज होने की संभावना है, मतलब माध्य भी चेंज होने की संभावना है। तो माध्य कैसे निकलेगा, आप जितना भी आपने डेटा लिखा है 2x1 प्लस 2x2 प्लस ऐसे लेकर 2x20, इनको आपने किससे भाग दे दिया, 20 से। अब एक छोटी सी बात सोचो यार, क्या यहां से 2 कॉमन निकल सकता है, निकल सकता है। अगर 2 कॉमन निकला तो क्या ये ऐसा बना, 2 गुणा सिग्मा xi भाग दे दिया जाए 20 से। और ये तो x बार था, ये क्या था, x बार। तो यहां पर जो x बार 2 है वो 2 गुना x बार के आया। x बार मतलब हमने दूसरे समीकरण में लिखा है, तो ये बना तीसरा समीकरण, और इसको बनाने के लिए अपन ने 2 समीकरण से x बार का मान रखा, ठीक है, या फिर इसकी जगह ये रखा, क्या रखा, x बार रखा। क्लियर है क्या, मतलब हमने इन प्रक्षेणों का माध्य निकाला है। सीधा सीधा समझो कि जितने भी आपके पास डेटा है, अगर आप हर डेटा को डबल करते हो तो माध्य डबल हो जाता है। इस चीज को आप लिख सकते हो, है ना। यहां से इसको देख के एक नोट लिखा जा सकता है। नोट क्या लिखा जा सकता है, यदि प्रत्येक डेटा को, प्रत्येक प्रक्षेण को, ऑब्जर्वेशन को किसी k संख्या से भाग दिया जाए, k से या तो गुणा किया जाए या भाग दिया जाए, जहां पर k कोई भी एक वास्तविक संख्या है, ठीक है, से गुणा किया जाए, है ना, तो माध्य भी k से गुणा हो जाता है। क्लियर है क्या, इसे नोट कर लीजिए। अच्छा जैसे मान लीजिए यहां पर माध्य 100 होता, आपने हर ऑब्जर्वेशन को डबल किया तो माध्य कितना हो जाएगा, 200। अगर आपने हर ऑब्जर्वेशन को ट्रिपल किया तो माध्य कितना हो जाएगा, 300। अगर मान लीजिए आपने हर ऑब्जर्वेशन को आधा किया तो माध्य कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा, 50 हो जाएगा। बस ये के जो है ना वो शून्य मत रखना, क्योंकि शून्य से गुणा करने पर कोई मतलब नहीं निकलता। अगर आप हर ऑब्जर्वेशन को शून्य से गुणा कर देंगे तो परेशानी हो जाएगी, वो तो सब जीरो हो जाएगा। हालांकि माध्य फिर भी जीरो आ जाएगा, ये वहां वैलिड हो सकता है। खैर बात करते हैं अभी नए वाले प्रक्षेणों के बारे में, ठीक है। तो नए प्रक्षेणों का हम लोग निकालने जा रहे हैं प्रसरण। इसे मैं कह देता हूं रो का वर्ग 2, है ना, क्योंकि वो पुराना वाला रो का वर्ग है। और ये कैसे निकलेगा, तो इसको निकालने का भी सूत्र तो वही है यार, सिग्मा 1/n। अब देखो xi की जगह क्या 2xi आ जाएगा, क्योंकि xi का मतलब आईवा प्रसरण और प्रक्षेण, और यहां पर आप उसको डबल कर दोगे तो 2xi आ जाएगा, -2x बार का वर्ग। क्या आप यहां से 2 को बाहर निकाल सकते, निकाल सकते, यहां n की जगह 20 रख देना, तो ये ऐसा बन जाएगा
1/20 और यहां से अगर आपने 2 को बाहर निकाला तो ये 2 वर्ग के साथ बाहर निकल के 4 बार आएगा, xi माइनस x बार का वर्ग। ये 4 को और बाहर निकाल सकते हो। अगर मैं 4 को बाहर निकालता हूं तो ये कुछ 4 तो यहां पर बनेगा। 4 को बाहर क्यों निकाल सकते हैं? क्योंकि सिग्मा चिन्ह से 4 बाहर निकल सकता है। तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा सिग्मा, या 1/20 को पहले लिख दो, 1/20 साथ में सिग्मा xi माइनस x बार पूरे का वर्ग। और अगर आपको ध्यान हो तो समीकरण 1 कहता है कि ये जो चीज है वो 100 के बराबर है। किसके बराबर है? ये कहानी किसके बराबर है? 100 के बराबर है। तो क्या मैं कह सकता हूं कि इतना इतना भाग तो 100 के बराबर है? 4 गुणा 1/20 गुणा 100। तो कुल मिला के ये कहां से लिखा आपने? समीकरण 1 से। चलेगा? अगर समीकरण 1 से 100 के बराबर था तो ये कटा 5 बार, 5 चौक 20, तो ये आया नया जो आया प्रसरण वो आया 20। यही आपका उत्तर है कि नया प्रसरण जो है वो किसके बराबर है? 20 के बराबर है। क्लियर है क्या? ओके, यहां पर एक और नोट लिख सकते हो। यदि प्रत्येक प्रक्षण को k से गुणा किया जाए, या ठीक है, तो प्रसरण जो होगा वो k के वर्ग से गुणा हो जाएगा। देखिए नोट अभी लिख लेते हैं, उसके बाद बात करते हैं। यदि प्रत्येक प्रक्षेण को k से गुणा किया जाए, भाग दोगे तो भी बात सेम है ना, बस भाग 0 संख्या से मत देना। तो प्रसरण में k के वर्ग से गुणा किया जाता है। किससे? k के वर्ग से गुणा किया जाता है। जैसे इस सवाल में प्रसरण था 5, हमने हर संख्या में 2 से गुणा किया, तो प्रसरण में 2 का वर्ग मतलब 4 से गुणा हुआ, तो 5 चौक 20। अगर मान लीजिए प्रसरण 10 है और आपने हर संख्या में 3 का गुणा किया, तो नया जो प्रसरण होगा उसमें 3 का वर्ग का गुणा हो जाएगा, मतलब 10 गुणा 9, 90। तो ये 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक पर तो डायरेक्ट जेईई मेंस में सवाल पूछे गए हैं कि यदि इतने प्रक्षेणों का जो प्रसरण है वो इतना है, और यदि हर संख्या को अपन इससे इतनी संख्या से गुणा कर देते हैं, मान लीजिए 5 संख्या से गुणा कर देते हैं, तो बताइए नया प्रसरण क्या होगा? सीधा सीधा आंसर है। याद रहेगा? उम्मीद करता हूं यार याद रहेगा, चिंता की बात नहीं है। चलिए, तो प्रश्न नंबर 1 समाप्त। प्रश्न नंबर 2 की तरफ बढ़ा जाए, या प्रश्न नंबर 17 की तरफ बढ़ा जाए। 16 समाप्त होने के बाद 5 प्रक्षेणों का माध्य 4.4 है तथा उनका प्रसरण 8.24 है। कैलकुलेटिव पार्ट है, क्योंकि देखो माध्य और प्रसरण दोनों दशमलव में दिए हैं। यदि 3 प्रक्षेण 1, 2, 6 है तो अन्य 2 प्रक्षेण ज्ञात कीजिए। अब आपको यहां क्या बोला है कि 5 हमारे पास ऑब्जर्वेशंस हैं, उनमें से 3 पता है, 1 है, 2 है और 6 है, और बाकी उनका माध्य पता है कि उनका माध्य 4.4 है। साथ ही साथ उनका जो प्रसरण है वो भी आपको दिया है 8.24। अब आपसे पूछा है कि बताइए इस केस में कि बाकी के 2 ऑब्जर्वेशंस कौन कौन से हैं, है ना? तो चलिए डिस्कस करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले कुल, अच्छा पहली बात तो आपको क्या दिया है कि कुल प्रक्षेण कितने हैं, तो लिखा है 5 कुल प्रक्षेण। कितने? 5, जिसे आप n भी कहते हो, ठीक है। अच्छा, उसके बाद दूसरा पार्ट क्या है? दूसरा पार्ट है कि माध्य दिया गया है। माध्य कितना? 4.4। और तीसरा पार्ट आपको प्रसरण भी दिया गया है, वो कितना? वो दिया है 8.24। और चौथी बात, माना जो डेटा है या माना अन्य 2 प्रक्षेण जो है
अल्फा एवं बीटा है, मतलब बाकी के दो प्रक्षेण जो है वो अल्फा बीटा है। अतः जो प्रक्षेण है वो क्या क्या हो जाएंगे, उनको लिख सकते हो एक लाइन में। जितने भी प्रक्षेण है वो कैसे हो जाएंगे, वो कुछ ऐसे हो जाएंगे, 1 है, 2 है, 6 है, साथ ही साथ अल्फा बीटा है। इन पांचों की मदद से आपको, मतलब इस इंफॉर्मेशन की मदद से आपको अल्फा बीटा निकालना है। कुल प्रक्षेण 5 है। चलिए शुरुआत करते हैं। पहली बात, इसे हटाना पड़ेगा पुराने सवाल का डेटा। देखो, आपको पता है माध्य का मतलब क्या होता है? माध्य का मतलब होता है आप हर डेटा को x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5 प्लस x6, मतलब जितना भी डेटा है उन सभी को जोड़ के भाग दे दीजिए 5 से, क्योंकि यहां पर n का मान 5 है ना। x1 x2 x3 ये सब है ना, इसको अपन x1 मान सकते हैं, इसे x2 मान सकते हैं, इसे x3 मान सकते हैं, इसे x4 और इसे x5। ओके, सो देखिए माध्य आपको दिया है 4.4, बाकी x1 x2 x3 की जगह आप 1 2 6 साथ ही साथ अल्फा प्लस बीटा लिख सकते हैं, डिवाइड बाय 5। अब 5 को यहां गुणा किया तो 5 चौक 20, ठीक है, और 5 चौक 20 तो ये हुआ 22 बराबर 1 और 6 8, 8 और 1 9 बराबर अल्फा प्लस बीटा, मतलब ये जो दोनों प्रक्षेण हैं इनका योग आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा का, अल्फा प्लस बीटा बराबर 13। इस तरह से पहला इक्वेशन, पहला रिलेशन आपके सामने आ चुका है अल्फा और बीटा के टर्म्स में। नाउ सेकंड चीज क्या होगी, सेकंड चीज हम यहां पर प्रसरण निकालने जाएंगे। क्या करेंगे, सेकंड चीज में हम प्रसरण निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, प्रसरण का भी सूत्र हमारे सामने है। तो चूंकि प्रसरण का सूत्र क्या होता है, एक तो इक्वेशन ये है, इसमें आपको कोई चिंता की बात तो नहीं है, फर्स्ट इक्वेशन ये है। सेकंड इक्वेशन ये होगी कि प्रसरण निकालते समय मैं ध्यान रखूंगा इसका भी सूत्र। प्रसरण में क्या होता है, आप सबसे पहले 1/n करते हैं, उसके बाद जितना भी डेटा है xi माइनस x बार उसको वर्ग कर देते हैं। कहने का मतलब हर डेटा में से आप माध्य को घटाते जाते हैं। अगर हर डेटा में से माध्य को घटाएंगे तो प्रसरण कितना है, प्रसरण 8.24, तो 8.24 बराबर 1/5। अब देखो डेटा कौन कौन सा है, x1 का मतलब xi का मतलब 1 2 3 1 2 6 अल्फा बीटा, तो क्या आप उन सभी में से 4.4 घटाएंगे, क्योंकि माध्य 4.4 है, ये माध्य के बराबर ही है। सो यहां पर मैं लिख सकता हूं इस केस में कि मैंने सबसे पहले 1 में से 4.4 घटाया क्योंकि ये माध्य है, उसके बाद 2 में से 4.4 घटाया क्योंकि दूसरे में से भी घटाना पड़ेगा, तीसरा कितना, तो तीसरा है 6 माइनस 4.4, इसका भी वर्ग करो, उसके बाद अल्फा माइनस 4.4, ठीक है, उसके बाद बीटा माइनस 4.4। इतना क्लियर है क्या? ये करना पड़ेगा आपको, हर डेटा में से x बार को घटाना पड़ेगा, इसे यहां गुणा कर दो, तो 8 इंटू 2.4 है ना, 8 इंटू 8.24 मल्टीप्लाइड बाय 5 बराबर 1 माइनस 4.4, तो ये मिल जाएगा 3.4 का वर्ग। बात तो सही है। 2 माइनस 2.4 तो 2.4 का वर्ग, और उसके बाद 6 माइनस 4.4 ये मिल जाएगा शायद 1.4, बात तो सही, 1.6, 60 माइनस 44 16, अल्फा माइनस 4.5 4.4 और उसके बाद बीटा माइनस 4.4। तो यहां पर इस फॉर्मूले को अपन थोड़ी देर रखते हैं बचाकर, इस कैलकुलेशन को निपटाएंगे, उसके बाद यहां लिख देंगे अल्फा माइनस 4.4 का वर्ग प्लस बीटा माइनस 4.4 का वर्ग। अच्छा, इसको गुणा करेंगे तो अब अगले पन्ने पर जाना पड़ेगा क्योंकि हमें यहां पर कैलकुलेशन थोड़ा सा परेशान करेगा। ओके, तो 8.24 है ना,
तो इसका गुणा करेंगे इसमें तो कितना मिलेगा, 4 पंजे 20, कैरी 2, 5 दूनी 10 और 2 12, हासिल 1, 8 पंजे 40 और 1 41, तो 41.20। ये रिजल्ट कितना आ जाएगा, 41.20 बराबर 3.4 का वर्ग। 3.4 मतलब 34 का वर्ग बटा 10, 34 बटा 10 का वर्ग। तो 34 के वर्ग का मतलब है 34 इंटू 34, है ना। 34 का अगर 4 में गुणा करोगे तो 30 का 4 में गुणा किया तो 120 और 4 का 4 में गुणा किया तो 16, तो 120 प्लस 16 136, हासिल बच गए 13, है ना। 34 का अगर 3 में गुणा करोगे तो 102, 102 और 13 115। दशमलव लगा दोगे क्योंकि पॉइंट यहां पर भी है और पॉइंट यहां पर भी है, 2 की जगह 11.56, ये तो रिजल्ट आ जाएगा। प्लस क्या है, प्लस 24 का वर्ग। आई होप आई रिमेंबर, मतलब ठीक है, एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं। 24 इंटू 24, तो 24 का 24 में गुणा किया तो 96, हासिल 9, 24 का 2 में गुणा किया तो 48, 48 और 9 57। उसके बाद दशमलव यहां लगाना पड़ेगा तो 5.76 प्लस 16 का गुणा 256 तो 2.56 प्लस, क्या आप यहां पर a माइनस बी का वर्ग लगा सकते हैं। अल्फा माइनस 4.4, तो ये हो जाएगा अल्फा का वर्ग माइनस 2 अल्फा 4.4 प्लस 4.4 का वर्ग, प्लस क्या बीटा में भी यही करेंगे, बीटा का वर्ग माइनस 2 बीटा 4.4 और साथ में 4.4 का वर्ग। मैंने कहा यह प्रश्न कैलकुलेटिव है, इसके अलावा ज्यादा कुछ नहीं है, यहां पर माध्य यही दिया हुआ था, ठीक है। अब देखो इसे तो सॉल्व करना पड़ेगा। 41.20 बराबर क्या है, 6 12 6 18, हासिल 1, 5 10 और 7 17 और 1 18, हासिल फिर 1, 11 और 5 16, 16 और 2 18, 18 और 1 19, तो 19.88। अल्फा का वर्ग और बीटा का वर्ग यहां लिखा जा सकता है कोने में, तो आपको मिलेगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस, अगर आप चाहो तो यहां से 4.4 गुणा 2, यहां से 4.4 गुणा 2 को बाहर निकाल सकते हो, तो यह बनेगा 8.8, साथ में अल्फा प्लस बीटा प्लस 2 गुणा 4.4 का वर्ग। अब ये 4.4 का वर्ग निकालते हैं, बाकी कैलकुलेशन जो है वो करके देखेंगे। इसे इधर लाए, किसे, 41.20 माइनस 19.88 बराबर अल्फा का वर्ग प्लस बीटा का वर्ग माइनस 8.8। अच्छा, अल्फा प्लस बीटा का मान तो आपको पता है शायद, कहां से, यहां से कि ये 13 के बराबर है, बिल्कुल। तो मैं अल्फा प्लस बीटा की जगह तो 13 लिख सकता हूं क्या, प्लस 4.4 का वर्ग करना पड़ेगा, तो 4.4 का वर्ग करो 44 इंटू 44, 44 इंटू 44, है ना। तो 160 प्लस 16 176, हासिल 17, ठीक है। फिर वही 160 प्लस 16 176, 176 186 193 और दशमलव यहां पर भी लग जाएगा, तो 19.36। क्लियर है क्या, ओके। बाकी कैलकुलेशन आप एक बार मैच कर सकते हैं, देख सकते हैं। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर नाउ। तो देखो 120 में से 88 गए तो बचे आई थिंक 32, तो यहां पर तो बचेगा 0.32, और 40 में से 19 गए तो 40 माइनस 19 21 बराबर, ऐसा ना हो कि उधर वाला कैलकुलेशन नहीं होगा। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ओके। 52 13 52, 52 का डबल 104, ठीक है। तो 13 का अगर 88 में गुणा करेंगे तो 88 इंटू 13, 104 लिखो सबसे पहले, मतलब 10 रहने दो, 104 और 10 114, तो 14
1 और यहां पर फिर आपको एक डेसिमल लग जाएगा। क्या ये बात क्लियर है? क्या आपको मेरी ये बात क्लियर है? मतलब इसमें कोई समस्या है? एक डेसिमल यहां लगेगा वास्तव में। तो ये बचेगा 114.4 प्लस 19.36। आप इस कैलकुलेशन को यहां करके बाकी चीजों को इधर ले आइए। इसे यहां एक भेजा तो ये बचा 140, ठीक है, या 40 है ना, बिल्कुल ये तो यही हो जाएगा, कुछ करने की जरूरत भी नहीं है। 2.1 या 21.32 बराबर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। 0.4 में से 36 गया तो 0.4, ठीक है, और 114 में से 19 गए तो 114 में से 14 गए तो बचे 100, उसमें फिर 5 चले गए तो 95। अब इसे इधर ले आओ तो यहां से बचेगा 21 प्लस 95, तो 121 में से आपको 5 घटाना है तो 116.36 बराबर अल्फा का वर्ग प्लस बीटा का वर्ग। दिस इज द सेकंड इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 2। तो आपको ऐसे दो अल्फा बीटा निकालने हैं जिनका वर्ग का या योग ये हो और अल्फा प्लस बीटा 13 हो, क्योंकि हमने ये इक्वेशन सॉल्व करके देखा है। क्या ये कैलकुलेशन सही है? हाँ, थोड़ा सा यहां पर प्रॉब्लम ये हुई है कि हमें इसका डबल करना था तो अपन ने इसका डबल किया नहीं, है ना। तो इसका डबल करना है तो एक काम करते हैं, इसको डबल करके यहां कर देते हैं, मल्टीप्लाइड बाय 2, और यहां पर इसको 19.36 फिर से लिख देता हूं ताकि ये कैलकुलेशन अपना पूरा सही रहे, प्लस 19.36। और इसमें से ये जो लिखा है ना 116, अपन इसको ऐसा कर देते हैं। अच्छा, ये तो ऐसा हो गया था 116.36 माइनस 19.36 बराबर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। सो आई कैन से दैट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, 36 में 36 गए तो कुछ नहीं बचे, 16 में से 19 गए तो बचे 97। तो 97 इस तरह से ये दूसरी इक्वेशन आपके सामने आती है। सो नाउ हमारे सामने दो इक्वेशन है, एक में अल्फा प्लस बीटा 13 दिया है, एक में अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर 97 दिया है। सो अब हम सॉल्व करेंगे अगली इक्वेशन विच इज इक्वल टू समीकरण 1 एवं 2 से। क्या 1 एवं 2 से कि अल्फा प्लस बीटा तो 13 है, साथ ही साथ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर 97 है, और हमें इन दोनों की मदद से अल्फा और बीटा निकालना है। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, अगर आप अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर करते हैं तो क्या ये ऐसा मिलता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा? हाँ, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर तो 97 और ये 13 है, ठीक है। तो क्या मैं लिख सकता हूं 13 का स्क्वायर बराबर 97 प्लस 2 अल्फा बीटा, ठीक है। तो 13 का स्क्वायर कितना? 169। हाँ जी, तो 169 बराबर 97, अच्छी बात है, प्लस 2 अल्फा बीटा। यहां से क्या मुझे मिल जाएगा? 167, 69 में से 92 गए, 97 गए तो 169 में से 100 गए तो 69, और उसमें 3 और जोड़ दो तो ये आ जाएगा 72 बराबर 2 अल्फा बीटा। दैट मीन्स यहां से अल्फा बीटा आया 36। अब इसका क्या करेंगे? तो इसका भी कुछ नहीं करना, ठीक है, अभी देखते हैं। अच्छा, अब एक नया समीकरण लिखिए जिसका सूत्र आपको पता है, अल्फा माइनस बीटा का वर्ग, है ना। आप चाहें तो यहां से इसको मतलब द्विघात समीकरण बना के भी हल कर सकते हैं, हम इसे फॉर्मूले की मदद से कर रहे हैं। अल्फा माइनस बीटा का वर्ग कितना? तो अल्फा माइनस बीटा का वर्ग होता है अल्फा का वर्ग प्लस बीटा का वर्ग माइनस 2 अल्फा बीटा। अल्फा माइनस बीटा का वर्ग निकालने के लिए अल्फा का वर्ग बीटा का वर्ग तो 97, तो ये तो मिलेगा अल्फा माइनस बीटा का वर्ग बराबर 97 माइनस 2 इंटू अगेन 36, तो ये तो आ जाएगा अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर। 97 में से 72 गया तो 25, और अगर आप यहां से वर्गमूल लेते हैं, स्क्वायर रूट निकालते हैं, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर या अल्फा माइनस बीटा बराबर प्लस माइनस रूट 25, विच मीन्स अल्फा माइनस बीटा बराबर प्लस माइनस 5। क्लियर है क्या?
ये तीसरा समीकरण कह सकते हो। पहला समीकरण आपके पास अल्फा प्लस बीटा 13 है, दूसरा अल्फा माइनस बीटा प्लस माइनस 5 है। दोनों केस हो सकते हैं, अपन 1 बाय 1 दोनों को ज्ञात करते हैं। तीसरे समीकरण के दो पार्ट हो जाएंगे, ठीक है, कि अल्फा माइनस बीटा या तो 5 है या फिर अल्फा माइनस बीटा बराबर -5 है, ठीक है, और अल्फा प्लस बीटा 13 है। तो एक काम करते हैं, हम दोनों समीकरण में अल्फा प्लस बीटा को यहां लिख देते हैं 13, या मैं यहां भी लिख देता हूं अल्फा प्लस बीटा बराबर 13। दोनों को जोड़ दो, 2 अल्फा बराबर 18, यहां जोड़ा तो 2 अल्फा बराबर 13 में से 5 चले गए तो बचे 8, ठीक है। यहां से अल्फा का मान आया 9, यहां से अल्फा का मान आया 4, बीटा का मान और निकाल ले तो देखो 9 में से क्या घटाओगे कि 5 आ जाएगा, 9 में से हम घटाएंगे 4, है ना, 9 में से क्या घटाएंगे 4 घटाएंगे तो 5 आ जाएगा, तो बीटा का मान 4। 4 में से क्या घटाओगे कि -5 आएगा, तो 9 घटाएंगे तो बीटा का मान 9। तो देखिए अल्फा का मान 9, बीटा का मान 4, या अल्फा का मान 4, बीटा का मान 9, मतलब जो दोनों प्रक्षेण है उसमें से आपने जिसे अल्फा और बीटा माना है वो 4 और 9 होंगे, है ना। तो हमारा आंसर है कि अन्य दो प्रक्षेण जो है, आंसर अपन लिख सकते हैं ऐसे कि अन्य दो प्रक्षेण जो है चार व 9 है। बस इतना सही था, बाकी कैलकुलेशन यहां पर था। काफी कैलकुलेटिव सवाल था यार, मतलब उलझा के रखा था काफी डेसिमल में हम लोगों को, पर हम कर भी क्या सकते हैं। क्लियर है क्या? तो बस छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है माध्य और माध्य विचलन के। इसमें 4 सवाल है लेकिन चारों बड़े प्यारे हैं, और चारों ऐसे सवाल है कि आपको थोड़ा रुला भी सकते हैं इस केस में। खैर कैलकुलेशन ही रुला रहा है इतना, तो क्या कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 18, यदि प्रत्येक प्रक्षेण x1, x2, x3, xn को a से बढ़ाया जाए जहां a एक ऋणात्मक या धनात्मक संख्या है, तो दिखाइए कि प्रसरण अपरिवर्तित रहेगा। मतलब ये चौथी प्रॉपर्टी या तीसरी प्रॉपर्टी सिद्ध करने जाएंगे हम लोग। पहली प्रॉपर्टी पहले प्रश्न में पढ़ी थी, क्या पढ़ा था कि यदि हम प्रसरण को या यदि हम प्रत्येक संख्या को a से या किसी संख्या से गुणा करते हैं तो माध्य जो है वो भी a गुना हो जाता है। उसके बाद प्रसरण के बारे में बात की कि यदि हम सारी संख्याओं को k संख्या से गुणा करें तो प्रसरण k के वर्ग से गुणा हो जाता है। अब ये बोला है कि आपको गुणा नहीं करना है, आपको क्या करना है, जोड़ना है। ठीक है, तो देखो माना, ठीक है, माना नहीं है तो प्रश्न में दिया हुआ है, तो मानने की आवश्यकता नहीं है, सीधा हल करने की आवश्यकता है। क्या दिया है प्रश्न में? आपको प्रश्न में प्रक्षेण तो दिए ना, दिए, कितने दिए हैं, कितने दिए सर जी? तो ये दिए हैं कुल x1, x2 ऐसे लेकर xn, ये दिए, ठीक है। और a एक धनात्मक संख्या है, आपको ये भी बोला है, साथ ही साथ बोला है कि a जो है एक संख्या है जो कि वास्तविक संख्या है, धनात्मक या ऋणात्मक। अच्छा, अगर इनका माध्य आप निकालने जाएं या फिर इनका सीधा प्रसरण निकालने जाए तो कितना आएगा? तो प्रसरण कुछ इस तरह से निकलेगा, कैसे कि मैं सारी n संख्याओं को, क्योंकि यहां पर n जो संख्याएं है वो है 1 से लेकर n तक, उसके बाद हर xi में से x बार को घटाकर वर्ग कर देता हूं। अब देखिए क्या क्या चीजें, n का मतलब कुल प्रेक्षण, ठीक है, xi का मतलब यही जो प्रेक्षण है अपने, और x बार का मतलब माध्य, क्या होगा, माध्य। माध्य का मतलब क्या है? माध्य का मतलब है जितना भी xi है आपने उसे n से भाग दिया है ना। अच्छा, अब आपको यह बोला है कि आपने हर xi को बढ़ा दिया है। बढ़ा दिया है मतलब जो x1 था वो अभी हो चुका है x1 प्लस a, जोड़ दिया ना, ठीक है। x2 जो है वो हो चुका है x2 प्लस a, इसी तरह x3 जो है वो हो चुका है x3 प्लस a,
इसी तरह से आखिरी वाला जो प्रेक्षण है वो भी हो चुका है xn प्लस a। अब आपको इस कंडीशन में माध्य और प्रसरण निकालना है। चलिए, तो आपको यहां पर कुछ कुछ चीजें मैं नोट कराता रहूंगा। चलिए बताइए नए प्रेक्षण कैसे होंगे। नए प्रेक्षण होंगे x1 प्लस a, ये पहली चीज मिलेगी, ठीक है। दूसरा x2 प्लस a, ये दूसरा मिलेगा। तीसरा x3 प्लस a, और उसके बाद आखिरी वाला xn प्लस a। ये कुल n अलग अलग प्रेक्षण आपके सामने है। और अगर ये कुल n अलग अलग प्रेक्षण आपके सामने है तो सबसे पहले नया प्रसरण निकालने के लिए आपको माध्य निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो अपन नया माध्य कह देते हैं ना। नया माध्य कितना आएगा? आप इसे x बार का डैश कह सकते हैं, मतलब ऐसा कह दिया। तो ये क्या होता है कि जितना भी ये डेटा है इन सभी को जोड़ दो और भाग किससे दे दो? n से, क्योंकि n अभी भी कुल संख्याएं तो है। तो हमने x1 को a में लिखने के जोड़ने के बाद जोड़ा, फिर x2 को जोड़ा a में लिखकर, उसके बाद x3 को जोड़ा a में लिखकर, और अंतिम में हम चले गए xn के पास और इसे भी a में जोड़ा। और भाग किससे दे रहे हो? कुल प्रेक्षण से, मतलब n से। तो यार ये ऐसा कुछ आ जाएगा x बार का डैश बराबर, क्या इसे लिख सकते हैं x1 प्लस x2 प्लस x3 ऐसे लेकर xn तक, प्लस a प्लस a प्लस a। और ये कितनी बार? ये है सर n बार। कुल कितनी बार? n बार आपको लिखना है, यही चीज क्लियर है क्या? अभी देखो, डिवाइड बाय n तो है ही है, ओके। सो क्या x डैश लिखा जा सकता है? इसे लिख सकते हैं सिग्मा xi, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4, ठीक है। और a का अगर आपने n बार जोड़ किया है तो वो तो na हुआ। ये इतना सा अलग है ना, ये इसके साथ सिग्मा में na नहीं है, बाकी ये n है। अगर इसे अलग करोगे तो x डैश जो आएगा वो आ जाएगा सिग्मा xi डिवाइड बाय n प्लस na बाय n। अब सिग्मा xi डिवाइड बाय n तो आपका माध्य है, ये समीकरण नंबर 1 है और ये समीकरण नंबर 2 है। तो या जो फॉर्मूला नंबर 2 है, सिग्मा xi बाय n तो माध्य है पुराना वाला। तो क्या मैं लिख सकता हूं x डैश बराबर x बार प्लस a। ध्यान से देखो आपने सवाल में क्या किया है, आपने हर प्रेक्षण को a से बढ़ाया तो माध्य भी a से बढ़ गया। तो यहां पर एक नोट लिखने की आवश्यकता है कि यदि हर प्रेक्षण को a से बढ़ाया जाए या फिर लिख देना कम किया जाए, जो भी लिखो, मतलब प्लस करो या माइनस करो, ठीक है, कम किया जाए, तो माध्य भी a से बढ़ जाता है या फिर कोष्टक में, मतलब स्लाइड में कम हो जाता है। इसे आप नोट कर लीजिए। जैसे मान लीजिए 1000 संख्याओं का माध्य 5 है, आपने हर संख्या को 3 से बढ़ा दिया तो माध्य कितना हो जाएगा? 5 प्लस 3, ठीक है। तो इससे हमें क्या जानकारी? हमें तो प्रसरण सिद्ध करना था कि प्रसरण ऐसा ऐसा होता है, तो प्रसरण के बारे में बात करते हैं, वो कैसा लिखा जाएगा। अब इसी केस में नया प्रसरण निकाला जाएगा। नया प्रसरण, नया प्रसरण को आप x वर्ग मतलब रो का वर्ग का डैश लिख सकते हो, ऐसा कुछ 1/n साथ में सिग्मा। अभी देखो क्या होगा, है ना। आपने हर डेटा को बदला है, किससे? नया बदल दिया है, yi माइनस
x बार का डैश पूरे का वर्ग। ऐसा क्यों? हर डेटा में से माध्य को घटाते हैं। यहां पर जो डेटा है वो x1 x2 नहीं है। नए वाले केस में, नए वाले डेटा में जो डेटा है वो x1 x2 नहीं है, x1 प्लस ए वाई x2 प्लस ए है। तो मैं लिख सकता हूं कि यहां पर जो yi है उसको मेरा लिखने का मतलब है कि yi इज इक्वल टू एक्स आई प्लस ए। मतलब पुराने डेटा में ए जोड़ते जाऊंगा तो मुझे नया डेटा मिलता जाएगा। क्लियर है क्या? इसका हम लोग प्रसरण निकालने जाएंगे। रो के वर्ग का डैश बराबर 1/n सिग्मा। yi का मतलब xi प्लस ए माइनस x डैश का मतलब x बार प्लस ए। अभी निकाला ना कि नया प्रसरण a से बढ़ जाएगा, पूरे का वर्ग। a से a चला जाएगा। तो यहां पर जो प्रसरण पुराना वाला है वो कुछ ऐसा आ जाएगा। मतलब नया वाला प्रसरण में सिर्फ बचेगा xi माइनस एक्स बार का वर्ग। और xi माइनस एक्स बार का वर्ग तो पुराना प्रसरण था जिसे आप रो कह सकते थे। ठीक है, तो इस चीज से आपको मिलेगा कि ये जो संख्या है जिसे आप नया प्रसरण कह रहे हैं वो पुराने प्रसरण के बराबर है, अतः प्रसरण अपरिवर्तित है। तो अगर प्रसरण अपरिवर्तित है तो मानक विचलन भी अपरिवर्तित होगा, क्योंकि वो प्रसरण का वर्ग होता है। हालांकि प्रश्न में आपसे पूछा नहीं है। नोट करो। देखिए कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स यहां से आपको देखने को मिलते हैं। पहला पॉइंट है कि यदि हमारे पास n अलग अलग तरह के डेटा हैं, अगर हम उनमें कोई संख्या बढ़ाते हैं या मतलब कोई संख्या जोड़ते हैं तो माध्य में भी वो संख्या जुड़ जाएगी इस फॉर्मूले के हिसाब से। अगर हम कोई संख्या घटाते हैं तो माध्य में भी वो संख्या घट जाएगी। अगर कोई संख्या गुणा करते हैं तो माध्य में भी वो संख्या गुणा हो जाएगी। यदि कोई संख्या से भाग देते हैं तो माध्य में भी वो संख्या का भाग चला जाएगा। लेकिन यदि हम कोई संख्या गुणा करते हैं तो प्रसरण में उसके वर्ग का गुणा हो जाएगा। ठीक है, भाग देंगे तो प्रसरण में उसके वर्ग से भाग चला जाएगा। लेकिन यदि हम उस संख्या को जोड़ेंगे या घटाएंगे तो प्रसरण में कोई भी परिवर्तन नहीं रहेगा। ये एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन की टेबल अगर आप चाहें तो बना सकते हैं। टेबल कैसे बनेगी, है ना, एक बहुत ही मतलब बेहतरीन ऑब्जर्वेशन है अपने पास। ठीक है, कि मान लीजिए अपने पास जो डेटा है, या फिर अपन माध्य के बारे में बात कर लेते हैं। माध्य और यहां पर प्रसरण, और साथ ही साथ यहां प्रेक्षण लिख देते हैं। ठीक है, अपन यहां पे लिख लेते हैं एक छोटा सा नोट कि मान लेते हैं, माना x1 x2 x3 ऐसे xn डेटा का माध्य x बार एवं प्रसरण ऐसा कुछ है। ये हमने माना है ना। अब देखिए, यदि आपने हर प्रेक्षण को, है ना, a से जोड़ा है, मतलब आपने क्या किया है कि हर प्रेक्षण में a नाम की संख्या जोड़ी, तो माध्य में भी वो a संख्या जुड़ जाएगी। और यदि आपने a से घटा दिया तो a से घटाने पर इसे भी माध्य भी कम हो जाएगा। यदि आपने a से गुणा कर दिया तो a से गुणा करने पर माध्य में भी a संख्या से गुणा हो जाएगा। और यदि आपने a से भाग दे दिया, किससे? a से भाग दिया, लेकिन यहां ध्यान यह रखना है कि a शुड नॉट इक्वल टू 0 इन दिस केस। भाग देंगे तो भाई साहब कभी भी संख्या 0 नहीं होनी चाहिए, तो माध्य को भी आप a से भाग दे सकते हैं। लेकिन अगर आप कोई संख्या जोड़ते या घटाते हैं तो इस केस में प्रसरण अपरिवर्तित रहता है। अपरिवर्तित मतलब
नो चेंज, यहां पर प्रसरण रो का वर्ग ही रहेगा। इस केस में भी यही होगा, देयर इज नो चेंज इन द प्रसरण। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करता हूं ए संख्या के गुणा करने से, तो प्रसरण में जो कि पुराना प्रसरण ये था, इसमें आप ए संख्या के वर्ग का गुणा कर सकते हैं। दैट मीन्स यहां पर ए का वर्ग गुणा हो जाएगा और यहां पर ए के वर्ग से भाग चला जाएगा। इस टेबल को आप नोट कर सकते हैं। बहुविकल्पी प्रश्नों में, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट में ऐसे बहुत सी चीजें हैं जो पूछी जा सकती है यहां पर। यह सिर्फ यहां नहीं, मतलब बोर्ड परीक्षा में नहीं, प्रतियोगी परीक्षाओं में भी काम की चीज है। डन है क्या? चलिए, तो इस तरह से यह कहानी यहां पर अभी तो रुक जाती है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, एक विद्यार्थी ने 100 प्रेक्षणों का माध्य 40 और मानक विचलन 5.1 ज्ञात किया, जबकि उसने गलती से प्रेक्षण 40 के स्थान पर 50 ले लिया था। सही माध्य और मानक विचलन निकालिए। विद्यार्थी ने जो यहां पर काम किया है वो वास्तव में मतलब बहुत अच्छा नहीं किया है, उसने गलत डेटा ले लिया, अब हमको सही निकालना पड़ेगा, है ना। देखिए, 100 प्रेक्षण थे, मतलब अलग अलग 100 संख्याएं थी, उनका माध्य 40 था और मानक विचलन 5.1 था। जब गलती से 40 के स्थान पर 50 ले लिया गया, अब आपको क्या करना है कि 40 के स्थान पर, मतलब 50 के स्थान पर 40 लेना है। मतलब वहां 40 लिखा था, भाई साहब ने गलती से उसको 50 लिख दिया, कैलकुलेशन कर दिया। अब आपको सही सही माध्य और सही सही विचलन निकालना है। तो देखिए, मान लेते हैं, सबसे मतलब इसको समझने के लिए आपने क्या किया, सबसे पहले तो माना, है ना, कि जो 100 प्रेक्षण है वो कैसे हैं, कैसे हैं। तो पहला प्रेक्षण तो x1 है, दूसरा x2 है, तीसरा x3 है, ऐसे लेकर आखिरी वाला x99 और उसके बाद x100 है। अच्छा, क्या मैं कह दूं यहां पर एक छोटी सी चीज, मान लेते हैं, अच्छा 100 प्रेक्षण थे ना ये, अच्छा इनका माध्य कितना दिया हुआ है 100 प्रेक्षण का? माध्य 40 दिया हुआ है। अब ये 40 कैसे कैसे निकल सकता है? तो 40 बड़ी आसानी से निकल सकता है, कुछ इस तरह से कि यदि मैं हर डेटा में से या xi जो कि i बराबर 1 से लेकर 100 तक है, उसको यदि मैं n से भाग दे दूं, मतलब 100 से भाग दे दूं, तो ये 40 आना चाहिए, है ना। एक बात को आप अब यहां नोट कीजिए कि यहां पर आपको ना i बराबर 1 से 100 लिखने की आवश्यकता है, क्योंकि बीच में प्रेक्षण कितने हैं और क्यों है इनकी जरूर आपको आवश्यकता पड़ेगी। ये होता है सिग्मा xi डिवाइडेड बाय n। इसमें हम लोग क्या करते हैं, फॉर्मूला तो यही होता था ना, यहां पर हम लोग ये i बराबर 1 से लेके 100 नहीं लिखते थे, क्योंकि इसका मतलब था कि सारे xi का योग करना है, यहां पर भी सारे xi का योग करना है, लेकिन आपको यहां कुछ मजा भी आएगा, है ना। ओके, इसे ऐसा लिख सकते हैं सीधा सीधा क्या, कि सारे जो xi है, i बराबर 1 से लेकर 100, सारे xi का योग 4 का 100 में गुणा किया तो 4000 आना चाहिए। किसका? 4 में 100 का गुणा किया तो 4000। ये हुआ एक नया कॉन्सेप्ट, मतलब नया सूत्र जिसकी आवश्यकता आपको आने वाले समय में पड़ेगी। फॉर्मूला नंबर 1। अच्छा, उसके बाद मानक विचलन 5.1 दिया। अभी तो जो दिया है ना, अपन उसी को एनालाइज कर रहे हैं कि क्या क्या दिया है। साथ ही साथ मानक विचलन कितना? 5.1। क्योंकि मानक विचलन आपको पता है मानक विचलन क्या होता है? मानक विचलन प्रसरण का वर्गमूल होता है ना। प्रसरण का सूत्र तो अपन ने भी कई बार किया है। तो क्या मैं लिख सकता हूं मानक विचलन जो कि 5.1 है, वास्तव में वर्गमूल के अंदर 1/n साथ में सिग्मा
हर एक्स आई को आप घटा रहे हैं एक्स बार से और वर्ग ले रहे हैं, है ना। n का मान, तो n कुल प्रेक्षण है कितने हैं, n का मान 100 है ना। कुल प्रेक्षण कितने, 100 है ना, तभी तो मैंने यहां पर भी n का मान 100 लिखा है। तो क्या आप लिख सकते हैं कि यहां से अगर मैं लिखना चाहूं तो 5.1 का वर्ग बराबर 1/100, साथ में सिग्मा i बराबर 1 से लेकर 100, ठीक है, एक्स आई माइनस एक्स बार का वर्ग, ऐसा कुछ है, ठीक है। इसे यहां भेज दो तो 5.1 का वर्ग निकालना पड़ेगा पहले तो 51 गुणा 51, तो यह आ जाएगा कुछ 51 का 1 हासिल 5, 51 पंजाब 255, 255 और 5 260, तो 2601, तो 26.01, ये 100 को इधर भेज दो, बराबर क्या, कुछ ऐसा, i बराबर 1 से लेकर 100, एक्स आई माइनस एक्स बार का वर्ग, तो ये तो आ जाएगा यार 2601, है ना, बराबर, ये एक नई कहानी है जो आपके सामने यहां आ रही है, i बराबर 1 से लेकर 100, एक्स आई माइनस एक्स बार का वर्ग। यू कैन वेरीफाई, यू कैन चेक, देख लो, ये नया सूत्र है। नया सूत्र क्या मतलब, नया हमारे काम में देने वाली एक इक्वेशंस है। अच्छा, अभी अपन इस पर बात कर लेते हैं। आपको यह बोला है कि जो प्रक्षेण 40 दिया था उसकी जगह आपको 50 ले लिया है, ठीक है। तो मान लेते हैं यार कि जो 100वां प्रक्षेण है वो गलत था, मतलब बाकी सब तो सही था, हमने ये माना, क्या माना कि 100वां प्रेक्षण था वो गलत था, माना 100वां प्रेक्षण गलत था, है ना, कितना था, गलत था। तो क्या मैं समीकरण 1 से फिर से लिख सकता हूं क्या, कि यदि सिग्मा एक्स आई का आप योग निकाले तो वो 4000 है, पर i बराबर 1 से लेकर 100 तक जाना पड़ेगा। मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूं, कैसे, सुनना ध्यान से, इसका मतलब है आपने 1 से लेकर 100 तक का योग किया, आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1 से लेकर 99 तक का योग किया, क्योंकि ये इतने डेटा तो सही है, बाद में x100 को आपने यहां लिख दिया। क्या यह कहना यहां पर सही होगा, क्यों, देखिए ये x100 वाला जो 100वां प्रेक्षण है वो गलत है, बाकी 1 से 99 तक तो सही है ना, तो 99 तक यदि प्रेक्षण सही है तो उनका योग भी सही आना चाहिए, यही होगा। तो 100वां प्रेक्षण कितना था, 40 था, आपने लिया कितना उसको, 50। तो क्या मैं लिख सकता हूं यहां से ऐसा कि सिग्मा i बराबर 1 से लेकर 99 बराबर एक्स आई बराबर, जो योग है वो 4000 आ रहा था, ठीक है। अब उसमें आपने क्या किया, जो 100वां प्रेक्षण है वो घटा दिया, कितना, 100वां प्रेक्षण के 40 के स्थान पर 50 ले लिया था, तो वो गलत था, उसको घटा दिया। तो क्या आप कह सकते हैं कि बाकी 99 जो प्रेक्षण है उनका योग आप बड़ी आसानी से कह सकते हैं कि वो तो सही था सर, 99 प्रेक्षण का योग तो सही था ना, वो कितना था, 4000 में से 50 गए तो 3950। तीसरा समीकरण देख लो फटाफट। तो देखो यार, 1 से लेकर 99 तक का योग तो सही था, उसमें जो 50 मतलब 100वां जो प्रेक्षण था वो गलत था, जिसको आपने 50 ले लिया था। तो अगर आपको सही योग निकालना है, कौन सा योग, सही वाला योग, तो सही वाला योग कैसे निकलेगा, तो जो 50 थे उस 50 थे उसकी जगह 40 कर दो। तो सही योग इस केस में कैसे निकलेगा, तो आपने क्या किया, जो 1 से लेकर 99 तक का योग था उसमें सही वाला प्रेक्षण और जोड़ दिया जो कि 40 था, तो ये हुआ 3950 प्लस 40, दैट शुड बी इक्वल टू 39
90। ठीक, उसके बाद आपको यहां पर सही माध्य आ जाना चाहिए कि सही माध्य कितना निकलेगा, क्योंकि यह भी तो जरूरी है। सही माध्य आपके सामने जो आएगा वो इसका योग दैट इज 3990 बटा कुल कितने प्रेक्षण है 100, तो यह आ जाएगा 39.90। आप इस सही माध्य को y का बार लिख सकते हैं, थोड़ा ये सही रहेगा। इतना चलेगा क्या? जो सही माध्य है वो कितना है? y बार है। x बार की जगह अपन ने लिखा कि सही माध्य कितना? y बार। क्लियर है क्या? क्लियर है। इतना ठीक, कोई परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो अब अपन ना थोड़ा इस पूरी समस्या को एक फिर से नए पेज पे लिख लेते हैं। रीजन, क्योंकि यार इतनी चीजें हो गई है, शायद परेशान तो होगी। अपने पास गलत वाला डेटा था, ठीक है, गलत डेटा या गलत जो भी गलत चीजें दी हुई थी वो कौन सी, सही कौन सी है। तो सबसे पहले गलत माध्य आपके सामने 40 था, ठीक है, गलत माध्य कितना? 40। ठीक है, उसके बाद सही माध्य कितना? सही माध्य आपने कहा y बार, जो कि आया 39.90। अब एक छोटी सी ट्रिक बताऊं। ट्रिक ये है कि अगर आपके सामने 40 पुराना माध्य है और यदि 40 के स्थान पे आपने 50 ले लिया है तो सही माध्य कैसे निकलेगा? सिंपल सा तरीका है। ये जो 40 पुराना माध्य था, इसमें आप इसमें से इसको घटा दीजिए, ठीक है, सही में से गलत वाले को घटाइए, मतलब 40 माइनस 50, और भाग दे दीजिए कुल प्रेक्षण से 100 से। इसे मैं एक्सप्लेन करता हूं, तो देख लो एक बार। 40 माइनस 10 बटा 100 मतलब 0.1, तो 40 माइनस 0.1 39.90 वही आया। अपन इसको इसको अपन लिख लेंगे एक बार, परंतु अभी इतना क्लियर है क्या? क्लियर है। अच्छा, दूसरी चीज आपको यहां पर यह दी हुई है कि जितना भी आपने मान निकाला है xi माइनस x बार, इसका वर्ग करने के बाद यहां पर मतलब प्रसरण की मदद से, प्रसरण वाले कैलकुलेशन में आपने जो किया है ये वाला 1 से लेके 100 तक, वो कितना है? 2601। कितना है? 2600, साथ में 01। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। यहां तो कोई परेशानी नहीं है। 2601 मतलब अपन ने इसको यहां भेजा था 10 को 100, और ठीक है 2601 आपके सामने ये सारा का सारा डेटा था, तो ये आया था 2600 साथ में 01। क्लियर है? अच्छा, अब आपको नया डेटा निकालना। इस पे थोड़ा सा अपन, और ये 1 से लेके 100 तक था। कहां से? 1 से लेके 100 तक। ये गलत वाली एंट्री थी, सही वाली एंट्री को अपन बाद में लिखते हैं। 1 से लेके 100 तक वाली को अपन दो पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं। क्या कि i बराबर 1 से लेके 99 तक xi माइनस x बार का वर्ग प्लस x 100 माइनस x बार का वर्ग बराबर 2601। इज इट क्लियर? ये ऐसा पुरानी एंट्री अपने सामने थी। अच्छा देखो, xi जो 1 से लेके 99 तक है वो सही है, उनमें कोई परेशानी नहीं है। हाँ जी। अच्छा, अब नए वाला बेसिकली माध्य निकालना है। सो क्या मैं यहां पर कह सकता हूं, ध्यान से सुनना, अगर अपन सही वाली चीजों को कैलकुलेट करें तो इसी चीज को सही रूप में ऐसे लिखा जा सकता है ना कि i बराबर 1 से लेकर 99 तक xi में से आप क्या घटाएंगे? y का बार प्लस आप x 100 जो कि सही वाला है ना, माइनस y का बार घटाएंगे बराबर, ये मान लेते हैं अपन कुछ भी आएगा, हमें नहीं पता इसके बारे में, तो अपन इसको t कह देते हैं कि ये t आएगा, है ना। ये वास्तव में i बराबर 1 से लेके 100 तक y बार है। अच्छा, इसका वर्ग भी है यहां पर और यहां पर। फाइन, ठीक है। ये सही वाला है तो इसको मैं डैश कह देता हूं ना,
एक्स डैश या एक्स 100 डैश जो है वो सही वाली एंट्री है जो कि 40 है। हाँ, और साथ ही साथ ये जो है ना एक्स 100 अब यहां पर अपन ले रहे हैं 50 क्योंकि ये गलत लिया गया था। इसमें से क्या उसको घटाया जा सकता है? क्या आप इसमें से इसको घटा सकते हैं? क्या घटाया जा सकता है इसमें से इसे? अगर घटाया जाएगा, हमने क्या किया है, सीधा सीधा इन दोनों में से एक दूसरे को घटाया, जिसमें से जिसको घटाना चाहो घटा सकते हो। इसमें से इसको घटा दो, देखो क्या मिलेगा। सिग्मा i बराबर 1 से लेकर 99, ठीक है, एक्स आई माइनस एक्स बार का वर्ग माइनस सिग्मा i बराबर 1 से लेकर 99 एक्स आई मतलब 1 से लेकर 99 तक सब सही है ना, माइनस वाई बार का वर्ग प्लस एक्स 100 माइनस एक्स बार का वर्ग माइनस एक्स डैश 100 माइनस वाई बार का वर्ग बराबर 2601 माइनस टी। क्लियर है क्या? अच्छा, इन दोनों को आप पास पास भी लिख सकते हो। अगर इन दोनों को मतलब यहां पर सिग्मा चिन्ह को एक साथ लिखा जा सकता है। i बराबर 1 से लेकर 199, यहां पर आ जाएगा एक्स आई माइनस एक्स बार का वर्ग माइनस एक्स आई माइनस वाई बार का वर्ग, ठीक है। उसके बाद प्लस ये एक्स 100 कितना है 50 और इसका एक्स बार मतलब पुराने वाले का माध्य 40 था तो 50 माइनस 40 का वर्ग माइनस एक्स डैश कितना है, एक्स डैश 40 है मतलब नया वाला डेटा और नया वाला माध्य 39.9 है, इसका वर्ग बराबर 2601, साथ में माइनस टी आना चाहिए। कैलकुलेटिव है, कंफ्यूजिंग भी। अब इसे अपन थोड़ा सा अलग कर लेते हैं। अलग कैसे कर लेते हैं इसको, इसके बारे में ध्यान देना, या फिर इसको कैलकुलेट मत करो, इसको उधर ही रहने दो। ये वाला जो कैलकुलेशन इसको उधर रहने दो, अपन इसको बाद में निपट लेंगे, इसके बारे में ज्यादा बात करेंगे, है ना। ये वाले कैलकुलेशन को आप जैसा मतलब इस वाले कैलकुलेशन को तो जैसा है वैसा ही लिख दो यार। एक्स डैश मतलब नई वाली एंट्री माइनस वाई डैश का वर्ग या वाई बार का वर्ग, इसको अपन चेंज नहीं करते हैं। अभी नए पन्ने पर आना पड़ेगा। तो क्या नए पन्ने पर ही आपको पूरा का पूरा ऐसा दिख जाएगा, i बराबर 1 से लेकर 99, मतलब सारे 1 से लेकर 99 तक जो था सही। यहां a का वर्ग माइनस b का वर्ग लगा सकते हैं क्या? a का वर्ग माइनस b का वर्ग लग सकता है, और a का वर्ग प्लस b का वर्ग मतलब इस पूरे को a मानो, इस पूरे को b मानो, तो a माइनस b का वर्ग लगेगा। क्या यहां पर a का वर्ग माइनस b का वर्ग a प्लस b और a माइनस b हो जाता है? हो जाता है। तो आपके सामने यहां पर जो चीज आ रही है उसे एक बार फिर से ध्यान से देखने की कोशिश कीजिए। सिग्मा i बराबर 1 से लेकर 99 तक, साथ में एक्स आई माइनस एक्स बार प्लस एक्स आई माइनस वाई बार। आपने पहले a प्लस बी किया, बाद में एक्स आई माइनस एक्स बार माइनस एक्स आई प्लस वाई बार। ऐसा क्यों? क्योंकि आप इन दोनों को a प्लस बी और a माइनस बी कर रहे हैं। उसके बाद ये वाला योग कितना है? ये वाला योग 10, तो 10 का वर्ग हुआ 100 प्लस 100 माइनस या हाँ माइनस जो एक्स 100 डैश था माइनस वाई डैश आपने जो निकाला उसका वर्ग किया, और ये 2601 माइनस टी अभी भी है। इसे हटा देता हूं यार। सो सिग्मा i बराबर 1 से लेकर 99, आई होप आपको पता चला हो कि स्टैटिस्टिक्स क्या है, माइनस एक्स बार और वाई बार। एक्स बार वाई बार मतलब दोनों आपके सामने, एक्स बार का मतलब पुराना माध्य, वाई बार मतलब नया माध्य, दोनों को मतलब दोनों को जोड़ना ही है वास्तव में। तो ये तो 40 और 39.9,
साथ में ये गया, y बार माइनस x बार हो जाएगा, मतलब 39.9 माइनस 40। ये तो पहले वाला भाग है, ये 100 है, इस 100 को इसमें से घटाओगे तो यहां पर बच जाएगा 2601 में से 100 गए तो 2501 माइनस x 100 माइनस y बार का वर्ग बराबर 2601 मतलब 2501 माइनस t। क्लियर है? अब देखो यार, वेट, ये पूरा का पूरा सबसे पहले तो एक ब्रैकेट में आएगा। ये जो कैलकुलेशन है वो a प्लस बी का था, ये एक ब्रैकेट में आएगा, उसके बाद ये एक ब्रैकेट में आएगा। अब i बराबर 1 से लेकर 99, 2xi, ठीक है, तो ये तो मिला 2xi माइनस 40 से लेके 40 और 39.9 तो ये मिलेगा 79.9 मल्टीप्लाई बाय माइनस 0.1 माइनस कितना x100 नया वाला जो x100 है वो कितना है, वो 40 है, या हाँ 40 है, और y बार जो है मतलब नया वाला माध्य 39.9 है, ये 40 है, और नया वाला जो माध्य हमने निकाला था वो 39.9 था। आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, मतलब इसे अपन यहां पर कैलकुलेट कर भी चुके हैं, तो उसे भी निकाल लेते हैं ताकि वो कैलकुलेशन भी अपन साथ साथ करते जाएं। तो ये 40 माइनस 39.9 का वर्ग 2501 माइनस टी। ओके, सो देखो ये अभी भी ऐसा ब्रैकेट लगेगा ना, ये 0.1 जो है ना, ये जो 0.1 है इसे तो सबसे बाहर भी लिख सकते हैं, मतलब ये माइनस 0.1 को यहां लिखा, साथ में आपने ना ये जितना भी है ना अंदर लगा दिया सिग्मा, तो ये मिला 2 सिग्मा i बराबर 1 से लेकर 99 xi माइनस सिग्मा i बराबर 1 से लेकर 99 79.9 माइनस 0.1 का वर्ग बराबर 2501 माइनस टी। फाइन है क्या? देख लो एक बार। अब ये निकल जाए ना तो वो 2501 माइनस टी निकल जाएगा। ये कैसे निकलेगा? तो ये माध्य से निकलेगा, पुराने वाले माध्य से। ये आपने निकाला था कि 1 से लेके इसका मान जो था वो 400 था, उसके 4000 था। उसके बाद आपने कैलकुलेट यहां पर किया था कि जो 1 से लेके 99 तक का वर्ग है या 1 से लेके 99 तक का जो योग है वो 2950 है। आपको यही तो चाहिए, 1 से लेके 99 तक का वर्ग। इस प्रश्न में यही तो चाहिए, 1 से लेके 99 तक का वर्ग। तो माइनस 0.1 तो ठीक है, माइनस 0.1 को तो बाहर रख रहा हूं अभी मैं। माइनस 0.1 अभी देखो 2 इंटू 3950 माइनस ये 79.9 का जोड़ करना है। कितनी बार? 99 बार। तो क्या ये 79.9 गुणा 99 हो जाएगा? माइनस 0.1 का वर्ग, दैट इज 0.01। कितना? 0.01 बराबर 2501 माइनस टी। वेरीफाई कर लो यार, मतलब यही कैलकुलेशन लंबा चौड़ा जा रहा और कुछ नहीं। तो ये माइनस 0.1 को तो मैं रहने देता हूं, अभी इसको छेड़ते नहीं अपन, हम तुम्हें हाथ नहीं लगाएंगे। माइनस 0.1 तुम परेशान करोगे। देखो 39 का डबल 78, 50 का डबल 100, तो 7900 ये हो जाएगा। माइनस इसका गुणा करेंगे अपन 99 में, 79.9 मल्टीप्लाई बाय 99। ठीक है, तो आप इसका गुणा कर दीजिए ना, 799 मल्टीप्लाई बाय 99, पॉइंट बाद में लगा लेंगे यार। अब ये 99 को ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 79 मल्टीप्लाई बाय कितना? 100 माइनस 799, ऐसे ही होगा।
तो आपके सामने ये कैलकुलेशन है -799। तो देखो 0 में से 9 गए तो 1 बचा, 9 में से 9 गए तो 0 बचा, यहां 8 रह गए थे, 8 में से 7 गया तो बचा 1, उसके बाद ये बचे थे 9 आई होप, और उसके बाद 7 7 है, डेसिमल था तो ये बचेगा 7910.1 माइनस 0.01 बराबर 2501 माइनस टी। ठीक, तो 7900 में से 7910 10.1 गए तो क्या कैलकुलेशन कुछ ऐसा है, मल्टीप्लाई बाय -10.1 माइनस 0.01 बराबर 2501 माइनस टी। इसको और इसमें गुणा करोगे तो माइनस माइनस प्लस, डेसिमल और एक प्लेस आगे आ जाएगा, तो 1.01 माइनस 0.01 बराबर 2510 माइनस टी, और 2510 नहीं 2501, यहां अभी अपन कैलकुलेशन में बड़ा सा मिस्टेक कर देते, 2501 तो यार ये तो बचा 1 बराबर 2501 माइनस टी, तो यहां से टी का मान आया टी बराबर 2501 माइनस 1, जिसका मतलब है 2501 माइनस 1, इसका मतलब टी का जो मान है वो 2500 है। कितना है? 2500। पर ये टी था क्या? ये टी था क्या? टी सही आंकड़ों का योग था। मैं लिख सकता हूं ना कि ये जो टी था वो तो वास्तव में ये था ना, टी जो था वो सारे सही आंकड़ों का योग था, i बराबर 1 से लेकर 100 तक, xi जो कि सही वाला आंकड़ा है माइनस y बार का वर्ग, ये सही आंकड़ों का था, है ना, ये सही वाला था। अब उसके बाद यदि मुझे सही प्रसरण निकालना है, कौन सा वाला? सही वाला प्रसरण, क्योंकि आपको निकालना है मानक विचलन, सही बात तो यह है, और सही वाला प्रसरण निकालने के लिए आपको सही वाला मानक विचलन चाहिए। ठीक है, तो ये मिलेगा ऊपर वाला जो भी आपका सही वाला कैलकुलेशन आया है, i बराबर 1 से लेके 100 xi माइनस y बार का वर्ग भाग आपको देना पड़ेगा n से। तो सही प्रसरण अपन इसको मान लेते हैं रो का वर्ग, और ये करेक्ट वाला रो टी का मतलब ट्रू। ओके, सो रो का वर्ग ट्रू इज इक्वल टू 2500 डिवाइड बाय 100, और 2500 को अगर 100 से भाग दिया तो कितना मिलता है? ये मिलता है 25। ये सही वाला प्रसरण है। ठीक है, तो आपको सही वाला मानक विचलन कैसे मिलेगा? सही वाला मानक विचलन इसके लिए सही प्रसरण का वर्गमूल। अरे मानक विचलन तो यही होता है ना, प्रसरण का वर्गमूल। सो दैट शुड बी इक्वल टू √25। √25 मतलब 5, तो ये आपका आंसर था। हाँ, काफी खतरनाक था ना। ठीक है, चलो, तो ये आपका इस प्रश्न में 0.5.1 मानक विचलन था। कब? जब इस चीज को गलती से ले लिया गया, तो सही वाला मानक विचलन 5 आया। इस तरह ये प्रश्नावली समाप्त होती है, या ये कहानी समाप्त होती है, जिसे आप विविध उदाहरण कहते हैं। चलिए, तो अगर आपने इस वीडियो को YouTube पर देखा है मैग्नेट ब्रेन्स के हिंदी ऑफिशियल चैनल पर, तो ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप इसे मैग्नेट ब्रेन्स के वेबसाइट www.magnetbrains.com पर जाकर भी देख सकते हैं, जहां पर आपको क्या करना होगा, आप CBSE हिंदी माध्यम का चयन कीजिए और यहां पर कक्षा 11वीं का चयन कीजिए। जैसे आप कक्षा 11वीं का चयन करते हैं, आपको जो भी किताब पढ़ाई जाती है वो यहां सामने दिख जाती है, और उस पर आपने क्लिक किया तो गणित विषय में आपको जो भी चैप्टर्स हैं सभी के नाम दिख जाएंगे। जिस चैप्टर पे आप क्लिक करोगे उसके सारे टॉपिक दिख जाएंगे। जिस टॉपिक पे क्लिक करोगे उसका वीडियो ऐसे चलना शुरू हो जाएगा। तो बस इतनी सी बात है। बाकी आपसे आने वाली कक्षाओं में मुलाकात तो होगी, लेकिन 6ठी से लेकर 12वीं तक जितने भी विद्यार्थी हैं जो किसी भी राज्य किसी भी बोर्ड में पढ़ रहे हैं, चाहे वो कहीं भी बैठ के पढ़ रहे हैं, मैग्नेट ब्रेन्स और मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी आप सभी विद्यार्थियों को पूरी तरह से आपकी स्कूली एजुकेशन मुफ्त देता है, वो भी बिना किसी कोई प्लान के। तो आपको क्या करना होगा, इस वीडियो चैनल को लाइक कर लीजिए, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ चैनल को और वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए,
आप चैनल को शेयर भी कर दीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगली कक्षा में जल्द ही। धन्यवाद।